हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं वित्तीय प्रबंधन के बारे में, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और भविष्य के लिए फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक समय में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, आपके पास एक कमाल की पैसिव इनकम आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं बजटिंग की। बजट, अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इनकम और खर्चों को प्लान करते हैं ताकि हम अपने वित्तीय गोल्स को अचीव कर सकें। बजटिंग में हमें पता चलता है कि हमारी इनकम कहाँ खर्च हो रही है और हम कितनी सेविंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी टोटल मंथली इनकम लिखें, जैसे आपकी सैलरी हो या कोई बिजनेस इनकम हो या कोई अन्य स्रोतों से आपको इनकम आती हो। अपने मासिक फिक्स आपके खर्चे हैं वे नोट करें, जैसे रेंट, लोन, EMI, बिजली का बिल और बिल्स वगैरह वगैरह। ऐसे खर्चों को नोट करें जो हर महीने बदलते रहते हैं, जैसे ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट आदि। अपनी सेविंग्स के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित करें। इसे आप इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट फंड या किसी विशेष उद्देश्य के लिए रख सकते हैं। आखिर में देखें कि आपकी टोटल इनकम और खर्चों के बाद कितना बैलेंस बचता है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो उन्हें कम करने के तरीकों पर विचार करें। अपनी सभी खर्चों का रिकॉर्ड रखें। आप इसके लिए एक एक्सेल शीट या मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है अब तो, ये डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने के अंत में अपने बजट का रिव्यू करें और देखें कि आप कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं। जहाँ भी संभव हो डिस्काउंट और ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ ऑफर देखकर फालतू खर्च ना करें। खर्च करते समय समझें कि कौन से खर्च जरूरी है और कौन से सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए हैं। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपये है, उसमें से 30,000 रुपये घर के खर्चों और बिल्स में जाते हैं। बाकी आपकी बची 20,000 रुपयों को समझदारी से इस्तेमाल करना। अब दूसरे नंबर पर आता है सेविंग्स। सेविंग्स की बात करते हैं। आप किन किन तरीकों से सेविंग्स कर सकते हैं। सेविंग्स क्यों जरूरी है? सेविंग्स में हम अनपेक्षित खर्चों को कवर कर सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस, आपकी जॉब छूट गई हो उसके लिए। सेविंग्स में हम अपने भविष्य की योजनाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा आदि। सेविंग्स में हम फाइनेंशियली सिक्योर महसूस करते हैं और माइंड का तनाव कम होता है। रेगुलर सेविंग अकाउंट्स, यह सबसे आसान और आम तरीका है। इसमें आप अपने पैसों को बैंक में जमा कर सकते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, FD। फिक्स डिपॉजिट में आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा करते हैं और एक निश्चित ब्याज दर भी प्राप्त करते हैं, वो भी आपके अकाउंट से ही आपकी FD हो जाती है। एक होता है RD। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और ये अवधि पूरी होने पर ब्याज सहित राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। एक होता है म्यूचुअल फंड और SIP। ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो अच्छा रिटर्न ये आपको दे सकते हैं। बट SIP कोई अच्छी होनी चाहिए। बजट बनाना सेविंग के लिए बहुत जरूरी है। इसमें आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। अपनी इनकम का 50% आवश्यक खर्चों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% सेविंग्स के लिए रखें। ऑटोमेटिक ट्रांसफर फंड, अपने बैंक अकाउंट से हर महीने एक निश्चित राशि ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली लगा दें और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आपकी सेविंग होती रहेगी। एक्स्ट्रा इनकम सेव करें। अगर आपको कोई बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिलती है तो उसे सेविंग्स में डालें। जब तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट। सेविंग के बाद आता है इन्वेस्टमेंट, जिसको निवेश बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और भविष्य में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को सही जगह निवेश करेंगे
तो आपको एक शानदार फाइनेंशियल फ्यूचर मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट के कई टाइप होते हैं, जैसे सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर एक फंड में निवेश करते हैं। यह एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। स्टॉक्स या शेयर बाजार में निवेश करना थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप सही स्टॉक्स चुनते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एफडी के बारे में तो अभी मैंने बताया आपको। इसमें आपका पैसा एक निश्चित समय के लिए बैंक में लॉक हो जाता है और आपको निश्चित ब्याज दर मिलती है। इसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, 5-6%, 7% तक होता है। 7% भी तब होता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए। फिर होता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रॉपर्टी खरीदकर उसे रेंट पर देना या भविष्य में बेचकर प्रॉफिट कमाना एक फायदेमंद निवेश हो सकता है। अच्छा, निवेश कैसे करें? हाउ टू इन्वेस्ट। अपने गोल्स सेट करें। पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित करें। जानें कि आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं, किस अवधि के लिए। हर इन्वेस्ट विकल्प के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। बाजार को समझें, रिटर्न को एनालाइज करें और रिस्क ट्रस्ट को जानें। डाइवर्सिफिकेशन करें। अपने निवेश को एक ही जगह न लगाएं। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहें ताकि रिस्क कम हो सके और रिटर्न्स बेहतर हो। लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। निवेश का सबसे बड़ा मंत्र है धैर्य रखना, अपने मन पर काबू रखना। लॉन्ग टर्म में जितना निवेश करने से कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, उतने ही अच्छे रिटर्न्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। निवेश करना एक बुद्धिमानी का काम है। चौथे नंबर पर आता है करियर और साइड इनकम। आजकल की दुनिया में केवल एक जॉब पर निर्भर रहना काफ़ी नहीं होता। साइड इनकम के जरिए आप न सिर्फ अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेज़ी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं। ऐसी फील्ड में करियर बनाएं जहां आपको काम करने में मज़ा आता है और इसमें आप अपनी स्किल्स का सही उपयोग कर सकें। करियर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक प्लान बनाएं। आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इसलिए हमेशा आप अपने आप को अपडेटेड रखें। साइड इनकम भी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई खास स्किल्स हैं और जैसे राइटिंग, डिज़ाइनिंग या कोई कोडिंग, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपनी फ्री टाइम को मनी में बदलने का। अगर आपको लिखने या वीडियो बनाने का शौक है तो आप ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल पर शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश कर साइड इनकम कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अच्छी रिसर्च और नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो 5वें नंबर पर आता है कर्ज, लोन एंड डेब्ट। कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे सही समय पर चुकाना, मैनेज करना उतना ही महत्वपूर्ण है। कैसे उन्हें मैनेज करें और कैसे कर्ज से बचें। पर्सनल लोन का उपयोग किसी भी पर्सनल ज़रूरत के लिए किया जा सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी या घर की मरम्मत। होम लोन घर खरीदने के लिए किया जाता है। इसमें ब्याज दरें कम होती है और समय अवधि लंबी होती है। पर्सनल लोन में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा होती है। एजुकेशन लोन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो उस शिक्षा के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, उसको एजुकेशन लोन। ऑटो लोन गाड़ी खरीदने के लिए लिया जाता है। इसमें गाड़ी ही गिरवी होती है। क्रेडिट लोन का उपयोग भी एक प्रकार का कर्ज है। इसमें आपको हर महीने बिल चुकाना होता है। इसमें ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। इस पर भी हम पूरी वीडियो लाएंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। कर्ज कैसे मैनेज करें। महीने का बजट बनाएं और यह देखें कि आपका कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। इसमें आपको यह पता चलेगा कि आप कितना कर्ज चुका सकते हैं। सबसे पहले उन कर्जों को चुकाएं जिन पर ब्याज दरें बहुत ज़्यादा है। इसमें आपका ब्याज कम होगा और आप जल्दी कर्ज मुक्त हो सकेंगे। ऑटोमेटिक पेमेंट सेट भी करना कर्ज जल्दी चुकाना है। अगर आप समय पर कर्ज चुकाना भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिक पेमेंट सेट करें।
अपने अकाउंट में, ताकि आपका पेमेंट हमेशा समय पर हो। अगर आपको बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिलती हो तो उसे कर्ज चुकाने में उपयोग करें। कर्ज लेना गलत नहीं है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज करना जरूरी है। सही प्लानिंग और समझदारी से कर्ज को मैनेज करके आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित बना सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें, हमेशा अपने बजट के अंदर रहें और केवल आवश्यक चीज़ें ही खरीदें। सेविंग्स बढ़ाएं, एक इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि किसी इमरजेंसी में आपको कर्ज लेने की ज़रूरत ना पड़े। इमरजेंसी फंड का मतलब है एक ऐसा फंड जिसे आप किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए बचाकर रखते हैं। यह फंड आपके लिए वित्तीय सुरक्षा नेट की तरह काम करता है, आपको तनाव मुक्त रखने में मदद करता है। अगर कभी आपकी नौकरी चली जाती है तो इमरजेंसी फंड आपकी मदद कर सकता है, ताकि आप बिना तनाव के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। जब आपके पास एक सुरक्षित फंड होता है तो आप मानसिक रूप से शांति महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से अपनी अन्य फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने महीनों के खर्चों का बजट बनाएं। देखिए कि आपके कितने ज़रूरी खर्चे हैं और कितना पैसा आप सेविंग के लिए निकाल सकते हैं। आपको एक बार बड़ा अमाउंट नहीं बचाना है, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलें, इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और आप इसे अन्य खर्चों के लिए उपयोग नहीं करेंगे। हर महीने एक निश्चित अमाउंट इमरजेंसी फंड में जमा करें, इसे अपने मासिक खर्च का हिस्सा बना लें। अगर आपको बोनस या किसी प्रकार की अतिरिक्त इनकम मिलती है तो उसे भी इमरजेंसी फंड में जोड़ें। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इससे आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर आपका मंथली खर्च 30,000 रुपये है तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 1,80,000 रुपये 6 महीने की होने चाहिए। 7 पर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब है बीमा। यह एक ऐसा साधन है जिससे आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनिश्चितता जैसे कि दुर्घटना, बीमारी या मृत्यु में खुद को और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं। पहला आता है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा का मतलब है कि अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को वित्तीय सहायता मिलती है। यह एक परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखता है। फिर होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को मेडिकल खर्चों से बचाता है। इसमें हॉस्पिटल में भर्ती होने, दवाओं और अन्य मेडिकल खर्चों का कवरेज आपको मिलता है। व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस आपकी गाड़ी को किसी भी दुर्घटना, चोरी या अन्य क्षति से बचाता है। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कवर होती है। सेटिंग्स फाइनेंशियल गोल्स। वित्तीय लक्ष्यों की योजना का मतलब है अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं को पहचानना और उन्हें हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रास्ता बनाना। इसमें आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको कहाँ निवेश करना है, कितना बचाना है और किन खर्चों को नियंत्रित करना है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल गोल। तो शॉर्ट टर्म गोल्स। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को समझते हैं। ये वे गोल्स हैं जिन्हें आप 1-2 साल में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि नया फ़ोन खरीदना, छुट्टियों पर जाना या इमरजेंसी फंड बनाना। एक होता है मीडियम टर्म गोल्स। ये वे गोल्स हैं जिन्हें आप 3 से 5 साल में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि गाड़ी खरीदना, एडवांस कोर्स करना या डाउन पेमेंट के लिए बचत करना। और भी हो सकते हैं आपके कोई गोल्स। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल्स। ये वे गोल्स हैं जिन्हें आप 5 साल या उससे अधिक समय में प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा कोई आपका मकान खरीदना, बच्चों की शिक्षा या अपना रिटायरमेंट प्लानिंग। अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दें। पहले उन लक्ष्यों पर ध्यान दें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें पहले आप प्राप्त करना चाहते हैं। बजट की आदत डालें। हर महीने एक निश्चित राशि बचत के लिए अलग रखें। यह आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा और आपके गोल्स को प्राप्त करने में मदद करेगा। प्लान और इन्वेस्टमेंट। अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए सही
इन्वेस्ट योजनाओं का चयन करें। विभिन्न इन्वेस्ट विकल्पों को समझें और अपनी वित्तीय योजनाओं में शामिल करें। अगर आप अपने लक्ष्य को योजना बनाने में कठिनाई हो रही है तो किसी वित्तीय सलाहकार से मदद लें। वे आपकी वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति और लक्ष्यों को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, ये लास्ट है हमारा। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है वित्तीय ज्ञान और समझ, जिसमें आप अपने पैसे का सही प्रबंधन कर सकें, सही निवेश कर सकें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यह न केवल व्यक्तिगत वित्त को संभालने में मदद करता है, बल्कि आपके जीवन को भी सुरक्षित और सुखद बनाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी से आप सही फाइनेंशियल निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि बजट बनाना, इन्वेस्ट करना और कर्ज लेना। अच्छी फाइनेंशियल लिटरेसी आपको कर्ज से बचने और इसे सही तरीके से मैनेज करने में मदद करती है। फाइनेंशियल लिटरेसी से आप विभिन्न इन्वेस्ट विकल्पों को समझ सकते हैं और अपने पैसे को सही जगह निवेश कर सकते हैं। आप अपने पैसे को सही तरीके से बचा और मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाएं? फाइनेंशियल पुस्तकें पढ़ें, आर्टिकल्स और ब्लॉग्स को पढ़ें। इसमें आपको फाइनेंशियल प्रबंधन के बारे में ज्ञान मिलेगा। फाइनेंशियल वीडियो देखें, ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टिप सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज कीजिए। धन्यवाद।